जय हिंद दोस्तों, सनराइज क्लासेस में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है। और बज गए हैं 6। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आपको बता दें 3 जून से, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों, 3 जून से आरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल बैच हमारी सनराइज क्लासेस में रात्रि 8 बजे से आएंगे। तो सभी छात्र जो हमसे लगे हुए हैं या जिनको हमारा पढ़ाया अच्छा लगता है, छात्रों को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 3 जून से रात्रि 8 बजे जरूर हमारे चैनल पर ऑनलाइन आए, क्योंकि 3 जून से उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम और आरपीएफ की तैयारी रात्रि 8 बजे से हमारे चैनल पर सनराइज क्लासेस के चैनल पर शुरू होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, बिना देरी किए आज का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि 16 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है, 16 सितंबर को पूरी दुनिया में क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए, आप जब भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में या अपने देश लेवल में, भारत लेवल में कौन कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि एक न एक दिवस एग्जाम में आता ही आता है। आपको याद करना पड़ेगा, 16 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? आए समझ में? और आपको बता दें, पिछली बार सन 2023 में, यानी पिछले साल ये जो ओजोन दिवस जब मनाया गया था, तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी 2023 की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ध्यान देना, कई बार एग्जाम में जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो उसकी थीम जरूर पूछ लिया करता है, आपको थीम पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाया गया है? पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। और पिछले साल 2023 में जो ओजोन दिवस मनाया गया था, उसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो देखिए, आप सभी छात्रों को बता दें कि जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी कई गैसों से भरी हुई है, और पृथ्वी के बाहर भी, जो हमारी गोल पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर भी कई गैसियस फॉर्म के पार्टिकल्स ने हमारी अर्थ को पूरी तरफ से, चारों तरफ से घेर रखा है, और ये हमें सूर्य की किरणों से बचाते हैं। तो उसी एक गैस में ओजोन गैस है, जिसका फॉर्मूला क्या है? O3। जिसका फॉर्मूला क्या है? O3। यह पृथ्वी की चद्दर की तरह काम करती है ओजोन परत, और सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती तक पहुंचने से बचाती है। और आपको बता दें छात्र, ये जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, ये अगर आपके डायरेक्टली बॉडी पर पड़ जाए तो आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। यानी ये जो O3 ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनने वाली ये जो गैस है, जिसका नाम है ओजोन, ये हमको काफी हार्मफुल गैसेस से बचाती है। ठीक है, तो धन्यवाद देना चाहिए कहीं ना कहीं इस ओजोन परत का। ठीक है, आप देखें, ओजोन परत पृथ्वी से ऊपर समताप मंडल पे स्थित है। तो ये बहुत ज्यादा पॉइंट आ गया। काफी बार पर्यावरण में ये प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, पृथ्वी के कौन सी परत में पाई जाती है, कौन से मंडल पे पाई जाती है? तो ओजोन लेयर पृथ्वी, यानी ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित है, और यह धरती का कवच माना जाता है। इसको पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं। और यह लेयर कितना? 3 mm मोटी होती है। कितनी? 3 mm मोटी होती है, जो हमारी धरती पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। जैसे देख लीजिए कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में ये जो हमारा शोभ मंडल है, शोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है, और समताप मंडल में ही ये हमारी क्या है? ओजोन की परत है, यानी O3 गैस की परत है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वापस भेज देता है, और वह धरातल पर नहीं आ पाती है। नतीजा, हमें स्किन से रिलेटेड हानिकारक बीमारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, दिवस ध्यान देना है। 16 सितंबर पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पिछले साल प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो ये विश्वकर्मा योजना है क्या? देखिए, हमारे भारत में जो भी व्यक्ति पारंपरिक तरीके से कार्य कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कोई
लोहार है, कोई बढ़ई है, कोई कुंभकार है या कोई सोनार है, तो इस प्रकार से जो पारंपरिक तरीके से काम कर रहे हैं, यानी जिसका पिता वो काम कर रहा, लोहे का काम कर रहा था, वो भी अब लोहे में हुनर है, वो भी लोहे का काम कर रहा है, उसके आगे की पीढ़ी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक ही कार्य में लगे हुए हैं, तो उनके लिए यह योजना है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यानी वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। सरकार क्या करेगी इसके लिए? सरकार उनको लोन देगी। ठीक है, ध्यान देना, सरकार क्या देगी? सरकार उनको लोन देगी ताकि वह आप अपने पारंपरिक कार्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आ रहे हैं उसको आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो सरकार इस लोन को कम दर में देगी। कितने कम दर में भैया? 5% की दर से यह लोन देगी, और यह लोन 2 चरण में देगी। पहला चरण क्या होगा? 1 लाख रुपए का। पहला चरण क्या होगा? 1 लाख रुपए का, और दूसरा चरण क्या होगा? 2 लाख रुपए का। यानी सरकार इसमें टोटल कितनी राशि दे रही है? सरकार इसमें टोटल क्या है? 3 लाख रुपए की राशि दे रही है 2 चरण में। पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए। और आपको बता दें इसमें ब्याज दर कितनी होने वाली है, तो इसमें ब्याज दर है 5%। ठीक है, तो यही है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसके तहत भारत सरकार सस्ती ब्याज दरों पर कई प्रकार के कारीगरों को लोन अथवा ऋण उपलब्ध करवाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाल ही में अभी पिछले साल हाल ही में अभी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में गौटमार मेले का आयोजन किया गया है। किसका भैया? गौटमार मेले का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़े जिले का ये बहुत ज्यादा फेमस, आपको बता दें, मेला है। और ये जो मेला है ये खूनी मेला भी कहा जाता है। ये खूनी मेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ मेला ही इसी प्रकार का है। और आपको बता दें इसको प्रायश्चित का मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायश्चित का मेला। आपको बता दें छिंदवाड़ा जिले के एक गांव की बात है, छिंदवाड़ा जिले के एक गांव की बात है, जहां पर क्या होता है कि एक लड़का दूसरे गांव की लड़की से बहुत प्यार करता है, और उन दोनों गांव के बीच में एक नदी होती है, और लड़का इतना बेइंतहा प्यार करता है उस लड़की से कि उस लड़की को भगाने की सोचता है। और जब वह लड़का उसको भगा ले जाता है और उस बीच नदी में पहुंचता है, तो नदी में जब उसे गांव वाले घेर लेते हैं, तो दोनों तरफ से गांव वाले उन दोनों प्रेमियों को, जोड़ों को पथराव करते हैं, और पथराव का नतीजा ये होता है कि उन दोनों की मौत हो जाती है और वो नदी में मर जाते हैं पथराव होने के कारण। और पूरा गांव जब वो मर जाते हैं तो उस प्रायश्चित के कारण ये गोटमार मेला मनाते हैं। और इस गोटमार मेला में होता क्या है? उसी नदी में दोनों तरफ से लोग आते हैं और एक दूसरे पर पथराव करते हैं। और आपको बता दें इसीलिए पथराव करने की वजह से किसी के सर में लगती है, किसी के हाथ में लगती है, तो इसीलिए इसको खूनी मेला भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना, छिंदवाड़ा जिले के पुरढुना में हर साल गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर है? इसको प्रायश्चित का मेला भी कहा जाता है। अब क्योंकि बात आई है मध्य प्रदेश की, तो देखिए मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर पर, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर का राज्य है। पहले नंबर का राजस्थान, दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर का और नीचे आइए महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है यूपी। चौथे नंबर पे कौन आता है? यूपी। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान आता है किसका? यूपी का। देखिए आपके एग्जाम में मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतनी प्रकार की विविधताएं जो पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर और टाइगर रिजर्व कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। जैसे आपका कान्हा टाइगर रिजर्व कहां है? मध्य प्रदेश में। पेंच टाइगर रिजर्व कहां है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां है? मध्य प्रदेश में। पन्ना टाइगर रिजर्व कहां है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय दुगरी टाइगर रिजर्व, ये भी कहां पे है? मध्य प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की भी तैयारी आप साथ साथ कर रहे हैं, तो यूपी जी के भी आपको नहीं भूलना है। देखिए उत्तर प्रदेश में हमारा एक क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। ध्यान देना, देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ही दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको बता दें पूरे भारत में सबसे ज्यादा जंगल यानी वन क्षेत्र किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है। और अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है भैया नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और ये कहाँ बहती है? ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहती है। और ये कौन सी घाटी से बहती है? ये भ्रंश घाटी से बहती है। किस घाटी से बहती है? ये भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। ठीक है, आए समझ में। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देश का पहला मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना, देश का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान जो है लॉन्च हुआ है। और इसके लिए एक आपको बता दें पनडुब्बी इस्तेमाल की जा रही है, जिस पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 600। क्या है? मत्स्य 600। और ये भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी भी है। यह भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है, तो उसका उत्तर क्या होगा? मत्स्य 600। क्लियर है। और देश का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन कौन सा है? समुद्रयान। और जिसके तहत मानव युक्त पनडुब्बी चलाई जा रही है, जिसका नाम रखा गया है मत्स्य 600। क्लियर है। 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेन्नई से देश के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बता दें भारत देश ने हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, भारत देश ने हाल ही में किससे भैया? स्पेन से 3295 सी है ये C295 एयरबस वहां से मंगवाया गया है। और ये 3295 एयरबस हमारे एयरफोर्स में शामिल हो गया है। क्लियर है। तो ध्यान देना, कहां से मंगाया है? स्पेन से मंगाया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन आर्मी में जो भी आयुध सामग्री आती है कहां से आ रही है और कितनी आ रही है और कहां पर शामिल हो रही है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी पिछले साल ही हमारे पीएम मोदी ने मेरी माटी मेरा देश योजना लॉन्च की है। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे पीएम मोदी ने क्या लॉन्च किया है? मेरी माटी मेरा देश। तो आखिरकार ये मेरी माटी मेरा देश है क्या? देखिए, अभी विगत वर्षों में, विगत शताब्दियों में जितने भी हमारे ऐसे जाबाज, ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी, उनको याद करने के लिए और उनको हमेशा स्मरण करने के लिए उनके गांव में, उनके कस्बे में उनकी मूर्तियां और उनका शिलालेख अनावरण किया गया है, ताकि लोग उनके बारे में जाने और उनके बारे में पहचाने और उनकी जो एक योगदान उन्होंने दिया है देश को बचाने के लिए, उसको याद रखें। ठीक है, तो देखिए मेरी माटी मेरा देश, यह योजना किसको समर्पित है? ये वीरों को समर्पित है जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपना योगदान दे दिया। ठीक है, अभियान देश के वीरों को सम्मानित करने के लिए 9 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। अच्छा, इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या हुआ या क्या क्या होगा? ठीक है, जरा देखिए, शिला फलकम की स्थापना होगी। जो भी वीर जिस गांव से होगा उस गांव के शुरुआती गेट में उनका शिला फलकम यानी शिला जो पत्थर है, पत्थर में उनकी मूर्तियां या उनका नाम लिखा जाएगा, ताकि पता चले कि ये वीर इस गांव से था। बहादुर योद्धाओं के सम्मान में शिला फलकम के नाम से जाने वाले स्मारक पट्टिकाएं अमृत सरोवर के करीब गांव, जो भी गांव का तालाब होगा वहां पर गांव पंचायतों में बनाई जाएगी। और प्रतिबद्धता की प्रतिज्ञा यानी स्मारक स्थानों पर लोग देश और उसके विश्वास के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करेंगे। वसुधा वंदन के हिस्से के रूप में प्रत्येक गांव या ग्राम पंचायत अमृत वाटिका बनाने के लिए 75 देसी पौधे लगाएंगे उनकी याद में। और वीरों का वंदन, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और मृतक परिवारों दोनों को स्वागत किया जाएगा और उनको बधाई दी जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज का उत्थान, राष्ट्रीय ध्वज को गर्व से उठाया जाएगा और देशभक्ति और पर्यावरण में गर्व व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय गान को भी गाया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं देखिए, आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमारे देश के कितने वीरों ने शहादत दी है इस बचाने के लिए। आज भी उन लोगों को याद रखने के लिए योजना है मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा सेम सबों को ये सेम सबों
प्रकार का साबुदाना है। ये सलेब सागो एक प्रकार का साबुदाना है और इसको हाल ही में अभी मिला है जीआई टैग। इसको क्या है अभी जीआई टैग। आपसे पूछा जा सकता है कि सलेब सागो को जीआई टैग मिला है और सलेब सागो कहां का प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट तमिलनाडु का। तमिलनाडु राज्य में सलीम जे ने अपने साबुदाना उत्पादन की प्रशंसा की है। सलेब सागो जिसे स्थायी रूप से जाओ वारिसी के रूप में जाना है। जाओ वारिसी देश सलीब सागो जाओ वारिसी ये नाम रखना है, ठीक है। और टैपियोका की जड़ों, टैपियोका की से गहरे शाख से प्राप्त होती है और भारतीय टैपियोका की जड़ों में 30 से 50 पाया जाता है। शाख तो ये आपको पता चाहिए। आगे बढ़े और देखते हैं हमारे बहुत से जीआई टैग हैं। कुछ प्रमुख जीआई टैग को देख ले हैं कि हमारे अभी पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट एक सेक्टर लेंगे जिससे हमारा जितने जीआई टैग सबको हम दिखाएंगे, क्लियर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं भैया। किश्तवाड़ जिला कश्मीर के सर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला कश्मीर के, ठीक है। ये कहां का है? जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का है। मणिपुरी काला चावल, मणि का चावल के खास में भाई मणिपुरी कंदमल हल्दी इसमें काफी बात है, इसको लीजिएगा। ये किस क्षेत्र कहां की है? रसगुल्ला का ओडिशा का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कोडाईकनाल मलाई कुंदू, कोडाईकनाल मलाई कुंदू ये कहां का? तमिलनाडु का। और पंडम ये कहां का है? मिजोरम का। ये प्रकार का हस्तशिल्प है। ओके नगोते का नलिखिया ये हस्तशिल्प ये कहां का है? मिजोरम का है। हमारा ये कहां का हस्तशिल्प है और ये मतलब ये याद रखना। एक वीडियो हमारे बनाएंगे आपको बताएंगे पूरे भारत के जीआई टैग, ठीक है। आगे अफिंडेक्स युद्ध अभ्यास। अफिंडेक्स युद्ध अभ्यास 2023 हुआ था भारत और अमेरिका देशों के, ठीक है। इतना देना है तो इसको क्या एग्जाम में युद्ध अभ्यास भी पूछा जा रहा है। इसी से किसी का किसी के जीएस प्राइज जिस जी होते हैं दर्शक होते हैं हर अक्षर में कोई इतना होता है। अफिंडेक्स 2023 भारत अफ्रीका का 9 दिवसीय अभ्यास है। तो पूछ रहे कि अफिंडेक्स तो देखो ए से अफ्रीका और ए से इंडिया यानी अफ्रीका और इंडिया बीच का अफ्रीकी देशों के बीच का हमारी भारत की आर्मी सीक्रेट रडार रेजिमेंट ने भाग लिया है और कुल अफ्रीकी महाद्वीप के 25 देश में भाग लिया है। इसी के साथ और देखते हैं कि और कौन-कौन से युद्ध अभ्यास जो हमारी सेना से जैसे संप्रति युद्ध अभ्यास, भारत